तो सर ये डिसलोकेशन भी जॉइंट्स में देखा गया है? हाँ जी, डिसलोकेशन भी जॉइंट में काफी कॉमन तो नहीं कहूंगा मैं, पर जनरली जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक जब भी कोई ट्रॉमा होती है, इंजरी होती है, तो कई बार जॉइंट जो है अपनी जगह से खिसक जाता है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली जो पाया जाता है हमारा शोल्डर जॉइंट के साइड पाया जाता है। इसके अलावा नी डिसलोकेशन भी काफी कॉमन है और हिप डिसलोकेशन भी काफी कॉमन है। खास तौर पे जो कुछ हाई आपके वेलोसिटी वाले स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, तो इस तरह की भी चोटों में जो है इस तरह के गेम्स में भी जो है डिसलोकेशन होने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, मैंने तो झेला हुआ है एल्बो डिसलोकेशन। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सर एक सबसे ज्यादा कॉमन क्या चीज है? फ्रैक्चर? हाँ, फ्रैक्चर, हाँ ऑफ कोर्स अगर हम बात करेंगे तो फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। आ, कोई भी क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल भी हम लोगों की ऐसे हो गई है कि हम लोगों का मतलब देखा जाए तो मतलब रोड ट्रैफिक से मतलब रोड हर कोई कार से ट्रेवल कर रहा है, हर कोई मतलब मोटर व्हीकल का यूज कर रहा है। और आप जानते ही हमारी कंट्री में खास तौर पर जहाँ ट्रैफिक का कोई नियम फॉलो नहीं होता है, तो एक्सीडेंट बहुत कॉमन है, रोड पे गड्ढे हैं, तो इन सब चीजों के से एक्सीडेंट बहुत कॉमन है। तो इस वजह से जो है फ्रैक्चर होना और डिसलोकेशन होना दोनों ही बहुत कॉमन है। लेकिन कॉमन होने के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जनरली जो देखा जाता है कि अगर सही समय पे फ्रैक्चर का और डिसलोकेशन का प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट ले लिया जाए, प्रॉपर जो है डॉक्टर के पास दिखाकर प्रॉपर उसका एक्सरे वगैरह करवाने के बाद जो भी डॉक्टर की सलाह है, ज्यादातर फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको क्लोज में ही जो है रिड्यूस करें और उसके बाद प्लास्टर वगैरह या कंजर्वेटिव मेथड्स के द्वारा ही हम उसको ठीक करें। और ज्यादातर फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस को हम इसी माध्यम से ठीक भी कर लेते हैं। और कुछ जो फ्रैक्चर्स होते हैं जो जिसमें जॉइंट की जो बोन्स हैं वो काफी ज्यादा डिस्प्लेस हो गई हैं, या फिर डिसलोकेशन है जिसको हम क्लोज में नहीं, कंजर्वेटिव मेथड से नहीं रिड्यूस कर पा रहे, तब हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और सही समय पे सर्जरी कराने के बाद उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है कि सर्जरी के बाद कोई भी जॉइंट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, तो सर्जरी के बाद सबसे पहले जो लोगों में गलत फहमी है कि हम उस हाथ को नहीं चलाएंगे या हम कोनी को नहीं चलाएंगे, जैसा अभी डॉक्टर आरती ने बताया, अभी लोगों में ये बहुत वो रहता है कि प्रॉपर इलाज करने के बाद या इवन प्लास्टर कटने के बाद महीनों तक जो है अपने जोड़ को नहीं हिलाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप कितनी भी अच्छी सर्जरी हो या कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट हो गया हो, अगर आप प्रॉपर वे में जॉइंट को मोबिलाइज नहीं करेंगे आफ्टर जो है ट्रीटमेंट, तो जो है फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और धीरे धीरे चल के वो डिफॉर्मिटी वगैरह भी हो जाती है और प्रॉपर जो मूवमेंट होता है जॉइंट्स का वो भी नहीं आ पाता है। लेकिन अगर ये सही समय बात पे सही सही है। ढंग से ट्रीटमेंट लें और उसके बाद जो है एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से करते हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह अच्छे से करते हैं, तो ना सिर्फ आपकी जो मतलब जॉइंट्स की मोबिलिटी है वो पहले के जैसे 100% तक अचीव की जा सकती है। जी, बिल्कुल आपने सही बताया सर। समय से किया जाए और सही दिशा में किया जाए। तो डॉक्टर आरती, ये बहुत होता है जब फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट में लोग जाते हैं, तो सबसे पहले तो क्या होता है, जब हालत खराब होती है और फिजियोथेरेपी शुरू होती है तो दर्द बहुत होता है। लेकिन एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट ने ये बोला था कि नो गेन विदाउट पेन। जी जी फिजियोथेरेपी बिल्कुल। का एक सिद्धांत है, नो गेन विदाउट पेन। तो जब एक दो दिन करते हैं, बहुत सारे लोग, हम लोग सब इसी तरह की मानसिकता के होते हैं, एक तो दर्द हो रहा है, छोड़ो आराम आराम से करेंगे, अभी तो इतना कष्ट पहले ही था। या बहुत सारे लोग ऐसे सीखते हैं कि जब एक दो दिन में देख लिया, कर लिया, उसके बाद में हम अपने से कर लेंगे, और अपने से कितना कौन करता है ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल सही कहा कितना आपने। कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह के आपने डॉक्टर आरती बहुत केस देखे होंगे कि आपके पास में कोई लोग आए और वो 2-3 दिन रहे, उसके बाद में जब कुछ समय बीत गया और कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा, तो घूम फिर के दोबारा से आ गए। जी, क्या होता है ना कि कई बार लोग मालिश वालों के पास चले जाते हैं कि मालिश करा लेंगे तो जल्दी आराम आ जाएगा। अब जो एक्सरसाइज जो पर्टिकुलर जॉइंट है उसके हिसाब से बनी हुई है, तो उसका जो स्पेसिफिक आपको रिजल्ट मिलेगा वो अलग होगा। तो वो चीज बिल्कुल नजरअंदाज हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, फिर पेशेंट अपने आप उतना एफर्ट लगाएगा ही नहीं, और उसको वो चीज, वो डायरेक्शन समझने में कि एक्सरसाइज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो सब चीज नहीं आता है समझ में, तो वो बहुत नेग्लेक्ट होता रहता है। तो चाहे सर्जरी की हो चाहे पोस्ट फ्रैक्चर हो, तो वो चीज आ नहीं पाती है, उतने दिशा में वो हो नहीं पाता है। बिल्कुल। डॉक्टर आरती, ऐसा भी होता होगा कि कई बार आपके पास में ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का फ्रैक्चर हुए होंगे, या जॉइंट्स में ज्यादा तकलीफ होगी, या जॉइंट्स के इन तकलीफों के साथ साथ दूसरी तरह की भी और समस्याएं होंगी?
हाँ डेफिनेटली, तो कई बार फ्रैक्चर के साथ जैसे नियर टू जॉइंट अगर इंजरी है तो आर्थराइटिस चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बार देखा गया है कि रेंज धीरे धीरे ही आ पाती है, और बहुत एज वाइज डिफरेंट भी होते हैं, कुछ ओल्ड एजेस में रहता है, तो उसमें भी ओल्ड एज की वजह से थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि उनकी बोन्स और उनकी मसल टिश्यू में बहुत अंतर होता है एज कम्पेयर टू यंग। तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने पड़ते हैं कि कितना फोर्स जरूरत है और कितनी मोबिलिटी से उनका काम चल जाएगा। हम ये नहीं समझेंगे कि फिर उनको पूरा ही रेंज देना जरूरी है। अगर उनका काम भर का रेंज आ रहा है ओल्ड एज में तो वो भी ठीक रहता है। तो हर एक एज ग्रुप के हिसाब से ही रहता है सब सही। बाकी कॉम्प्लिकेशंस में कई बार नर्व इंजरीज भी इन्वॉल्व होती हैं, तो मल्टीपल जो आपके न्यूरो है, ऑर्थो है, दोनों की ही हेल्प चाहिए होती है। उसी हिसाब से फिर एक्सरसाइजेस का डायरेक्शन भी बदल जाता है। meanwhile, I would like to welcome जगदीश गुप्ता अंकल, हाँ जिन्होंने मैम। भी अभी ज्वाइन किया है। और हाँ मैं चाहूंगी कि आपके मन में कोई सवाल है तो पूरा सबसे पहले उसी को पूछ लिया जाए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी समस्या ये है कि मेरी उम्र 80 साल की है। और मेरे इसके साथ साथ मैं एक चीज बोलूंगी कि जी आप बहुत बढ़िया वॉक करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते जी हैं। बल्कि हम लोग सीनियर सिटीजन डे में आपको सलाम भेज रहे थे कि आपको जी। याद किया जाए, लोगों के लिए प्रेरणा बने। नहीं नहीं, ये तो बहुत बोलिए बहुत प्लीज। आपको धन्यवाद। लेकिन अब मेरी थोड़ी समस्या यही है कि मैं चलता फिरता ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी चूंकि पेट निकलने की वजह से, लॉर्डोसिस होने की वजह से पीठ में मेरे दर्द रहता है। मेरे इस हिस्से में, यहाँ पर पीछे की तरफ, ये इस हिस्से में यहाँ दर्द रहता है इसकी वजह से। और इससे मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। जी। बाकी चलने फिरने में, मेरे घुटने में और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन चूंकि मेरा पेट थोड़ा सा बल्ज हो गया है और उसकी वजह से जो है ये पेट का हिस्सा जो है थोड़ा नीचे सरक गया है। इसकी वजह से इस हिस्से में, मेरे बाईं तरफ को हिस्से में ये दर्द करता है इसमें। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर में इसका क्या इलाज हो सकता है। इसको कोई ऑपरेशन या वो किसी फिजियोथेरेपी की जरूरत है या और किसी चीज की? जी, इसमें आपको फिजियोथेरेपी से ही फायदा मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक है, एक तो पहले आपका पोस्चर है। वो बोल रही है। हाँ मैम। इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट तो आपका पोस्चर प्ले करेगा। जी। जैसे अगर आप बैठे हैं इस वक्त, तो मुझे लगता है आप एक राउंडेड चेयर पे बैठे हैं, बिल्कुल स्लाउच होके बैठे हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले अपना पोस्चर पे ध्यान दीजिए, जब भी बैठे तो स्ट्रेट बैठे। जी, स्ट्रेट तो मैं रहता हूँ, लेकिन मेरी समस्या ये है कि स्टिफनेस बहुत होती है सोने में। मुझे पीठ के वक्त में दोनों साइड में, पूरे पीछे के हिस्से में तकलीफ बहुत रहती है, उसकी दर्द करता है। और मैं आपने कोई बैठा कम्युनिकेशन या कोई सिकाई अभी स्टार्ट करी है? नहीं मैम, अभी सिकाई तो नहीं, बस ये कि कभी कभी सिकाई वाली एक आध बार हमने सिकाई की है, लेकिन वैसे नहीं, कुछ कोई चीज करते नहीं है अभी फिलहाल। देखिए, आप सिकाई 2 टाइम करेंगे और आप स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस जो होती हैं जी, जैसे कि आप हाथों के बल आगे का हिस्सा उठाना है जी, ऐसे भुजंग आसन बोलते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक वो है। स्टार्ट करिए 5 बार पहले स्टार्ट करिए, फिर 10 बार, ठीक है। जी जी इसमें जो आपको जॉइंट केयर लेनी है वो ये है कि एक तो आपको आगे झुककर कोई काम नहीं करना। जी अगर कोई सामान गिर गया है तो जी उसे आगे झुककर नहीं उठाना है। जी आप थोड़ा सा आप बैठ जाएं या किसी और की सहायता ले लें, जी ठीक है। जब जी बिस्तर से उठेंगे तो करवट से उठेंगे जी, और ठीक कोई है, ठीक भारी वजन आपको नहीं लेना है। जी। लेकिन बहुत सब एक बात, एक समस्या ये भी है कि मैं जब सोता हूँ तो बॉडी में स्टिफनेस रहती है पीछे के हिस्से में, इसमें मुझे दर्द तो होता है। आपका बेड कैसा है? बहुत हार्ड है, बहुत सॉफ्ट नहीं, है? हार्ड तो नहीं है, गद्देदार मतलब जो रुई का गद्दा है वो उसी तरह का है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि मैट्रेस जब पुराने हो जाते हैं रुई के, तो वहां पे एक आकार ले लेता है शरीर का, तो जी गड्ढा बन जाता है। जी तो जी उसकी वजह से जो बॉडी अलाइनमेंट है हाँ 8 जी घंटे की नींद में, वो हम जी जान नहीं पाते और उसी जी वजह से कई बार दर्द होता है। जी मॉर्निंग सिकनेस का ये बहुत बड़ा कारण है। जो आपका मैट्रेस है जी। उस पे आप ध्यान दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि दिन को चलने फिरने में तो मुझे ठीक रहता है, लेकिन जैसे मैं बिस्तर पर लेटता हूँ तो मुझे बाईं या दाईं तरफ के करवट से ही मैं सोता हूँ,
पीठ की तरफ से सोने में मुझे लगता है जैसे पूरे पीछे के रीजन में मुझे दर्द सा महसूस होता, खास तौर से बाईं तरफ को नीचे, क्योंकि वो पेट लटकने की वजह से थोड़ी डिफॉर्मिटी टाइप की जैसे हो गई कि मतलब बाईं तरफ को थोड़ा सा ज्यादा मतलब कमर में गड्ढा जैसा दिखता है हल्का सा, और उसी हिस्से में दर्द होता है स्पाइनल कॉर्ड में। थोड़ा अपना पेट का वजन भी कम करने की कोशिश करिए। नहीं मैम, हाँ ये डॉक्टर साहब, तो ये तो बात सही है बिल्कुल। पोस्चर आपका उसी वजह से गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी जो आपका वेट है, जी एब्डोमिनल वेट, वो आपका सीधे सीधे जुड़ा हुआ है स्पाइनल की मसल से। जी जितना पेट आगे जाएगा उतनी ही आपके बॉडी को, उतना ही आपके स्पाइन को फोर्स लगाना पड़ेगा जी सीधा खड़े रहने के लिए। जी। तो वो तो भी शुरू करेगा। तो इसको डॉक्टर साहब क्या भुजंग आसन के अलावा मुझे क्या करना चाहिए? 2-3 चीजें हैं। ये सबसे पहले तो आपको अपना गद्दा चेक करना होगा, और फिर ये कोशिश कीजिए कि आप सीधे बैठिए, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड मुड़े नहीं। और जी तीसरी चीज है भुजंगासन भी करें, जी वजन ना उठाएं। जी। थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान दीजिए जिसमें कि वेट और ना बढ़े, कम हो। हाँ फाइबर मैम, डाइट, फाइबर हम डाइट। कोशिश तो कर रहे हैं। मेरा वह भी 85 किलो की है इस समय। कम पहले से तो हुआ है थोड़ा सा। पिछले साल मैंने अम्बिलिकल हार्निया का ऑपरेशन कराया था, उस वक्त 89 किलो था, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा 2-3 किलो कम हुआ है, 85 किलो है वजन। और मैं कोशिश करता हूँ कि वजन कम हो, लेकिन अब इस उम्र में अब कोशिश तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन क्या कहूँ, मतलब कब कब ठीक खाने होगा ये। पीने को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगा। और वॉक तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उससे भी आपका चार वेट कंट्रोल में भी रहेगा और कम भी होगा। 4-5 किलोमीटर में चलता हूँ, और जी जी, ओपन काफी जिम है में भी उतना। थोड़ी देर तक जो है कमर वगैरह का व्यायाम करने की मैं कोशिश करता हूँ, हल्का फुल्का था, लेकिन कोई दिक्कत मुझे चलने में नहीं है, सिवाय इसके कि कमर में बाईं तरफ को और पीठ में मुझे तकलीफ रहती है, बस ये दर्द। आप सिकाई करिए, स्टार्ट जी, करिए सिकाई और एक्सरसाइज करिए, आपको धीरे धीरे अंतर आएगा। अच्छा बिल्कुल आएगा। और और इसके थोड़ा अलावा सा आप ये धीरे भी कर, धीरे। हाँ, जी इसके जी अलावा डॉक्टर अगर साहब। आपको आराम प्लीज। नहीं मिल रहा है, जी एक तो आप रेगुलर तौर पे कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 का सप्लीमेंटेशन आप रेगुलरली लिया करें। तो जी क्योंकि एक एज के बाद जो है बॉडी की जो नॉर्मल खाना है उससे जो है हम लोग जो है पूरा नहीं कर पाते हैं। जी तो इस वजह से जो है ये इन तीनों का सप्लीमेंटेशन आपको रेगुलरली लेना है। और जी तीसरी चीज, चौथी चीज, अगर आपकी स्टिफनेस वगैरह ज्यादा रह रही है या आपको ज्यादा दर्द करता है, इन सब चीजों से आराम नहीं मिलता है, तो आप जी। एक बार अपना जो है बीएमडी टेस्ट करा लीजिएगा, डेक्सा स्कैन करा लीजिएगा। क्योंकि बीएमडी। एक्चुअली ओल्ड एज में इस पर्टिकुलरली 60 साल के बाद जो है जी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत ज्यादा होती है। जी जी ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि खासतौर पे जो आपके वेट बेरिंग पोर्शन होते हैं, खासतौर पे जो आपका स्पाइन है, दोनों नी है या फिर दोनों एड़ियों के जो हड्डी है, वहां जी पे सबसे ज्यादा एक मीठा मीठा सा दर्द हमेशा बना रहता है। जी जो मतलब जनरली क्या होगा कि जब आप रेस्ट के टाइम पे ही ज्यादा होगा, जब आप एक्टिविटी जी वगैरह करते रहते तो शायद इतना नहीं पेन होता, पर एक जी मीठा मीठा सा दर्द खासतौर पे जो इन तीनों एरियाज में जी जब आप रेस्ट पे कर रहे होते तब ज्यादा होता है। तो जी अगर इन सब चीजों से जो अभी डॉक्टर आरती ने आपको बताए हैं, अगर इन चीजों जी से करने से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप जी। एक अपना डेक्सा स्कैन या फिर बीएमडी की जांच जिसको कहते हैं वो आप करवाइएगा। और अगर उसमें बीएमडी कमी डॉक्टर निकलती ना, है तो उस बीएमडी। हिसाब से जो है आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। अच्छा अच्छा।